कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, उस अर्थव्यवस्था की सरकार, उस देश की सरकार हमेशा चाहती है कि अर्थव्यवस्था एक संतुलन स्थिति में हो। मतलब जितने लोग काम मांग रहे हैं सबको काम मिल जाए, जितने उत्पादन हो रहा है सारा उत्पादन मार्केट में बिक जाए और आय का एक संतुलन स्तर बना रहे, ताकि अर्थव्यवस्था हमेशा एक अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास हो, जीडीपी दर बढ़ती रहे। लेकिन क्या वास्तव में अर्थव्यवस्था हमेशा संतुलन की स्थिति में बनी रह सकती है? ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पेन को मैंने रखा, क्या ये संतुलन में रह सकती है? ये ऊपर नीचे हो सकता है, जरा सा इधर से हो जाए, जैसे थोड़ा सा इधर बढ़ा दिए गिर जाएगी। मतलब क्या होता है कि संतुलन की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर हो जाए। लेकिन हमेशा ही सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति बराबर होगी ऐसा नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि कभी सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से ज़्यादा हो जाए या कभी सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम हो जाए। तो इन दोनों ही स्थितियों से अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें से दो समस्याएं हैं, एक न्यून मांग की समस्या, दूसरी होती है अधिक मांग की समस्या। न्यून मांग की समस्या तब उत्पन्न होती है जब जितनी पूर्ति होती है उसकी कंपैरिजन में मांग कम हो, और ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही हानिकारक स्थिति होती है। हमें समझना पड़ेगा न्यून मांग क्या है, इस स्थिति से अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान है, न्यून मांग और अविस्फीतिक अंतराल क्या है, क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें विस्तार से समझना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यून मांग के बारे में। न्यून मांग एक ऐसे, न्यून का मतलब होता है कम, न्यून का मतलब होता है कम। तो अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था को संतुलन रखने के लिए जितनी मांग की आवश्यकता है, कितनी मांग की आवश्यकता है, उसकी तुलना में अगर वास्तविक मांग कम हो जाए, मतलब अर्थव्यवस्था को संतुलन करने के लिए जितनी सामूहिक मांग होनी चाहिए सामूहिक मांग उतनी नहीं होती है, तो उस स्थिति को हम न्यून मांग कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है, मतलब मांग जितनी होनी चाहिए मांग उससे कम रह जाती है, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? न्यून मांग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले ही संतुलन स्थापित हो जाता है, तो उसको अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि मांग यहाँ पर कम है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में दिहाड़ी तय हो रही है 500, उस 500 की स्थिति में जो है मजदूरों की पूर्ति, किसकी बात करते हैं हम? मजदूरों की बात करते हैं। मजदूरों की पूर्ति है 100 मजदूरों की, और उसी समय मजदूरी की मांग कितनी है? केवल 80। 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं 500 रुपए की दिहाड़ी में, और केवल 80 मजदूरों की डिमांड हो रही है, तो यहाँ पर कितने मजदूर खाली रह गए? 20 मजदूर बेरोजगार हो गए। भैया जो बेरोजगार होते हैं उसके दिमाग में तो एक ही बात आएगी, भाई 500 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिल रही है, आज तो पैसा नहीं मिलने वाला, तो क्या करेंगे? उसी में से एक मजदूर आके बोलता है कि भैया मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 480 रुपये दे दो, लेकिन काम मुझे दे दो। हमें पता है कि 80 लोगों को ही काम मिलेगा, लेकिन जिन 20 लोगों को काम नहीं मिल रहा है वो 20 लोग क्या करेंगे? जो अपना रेट कम, अगला बंदा कहेगा नहीं मुझे भाई 450 रुपये दे दो, मैं काम करूँगा। मतलब धीरे धीरे मांग कम होने की स्थिति में किसी भी हालत में 20 लोगों तो काम मिलना ही नहीं है, क्योंकि मांग कम है। लेकिन उस जो 20 लोग नहीं है वो धीरे धीरे क्या करते हैं? मजदूरी की कीमत जो कम कर देते हैं, मजदूरी को क्या करते हैं? धीरे धीरे कम करते रहते हैं। देखिए बेरोजगारी बढ़ गई, मजदूरी की कीमत भी बढ़ गई, मजदूरी दर भी कम हो गई, मतलब आय में कमी हो गई। तो सीधा मतलब होता है न्यून मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां जितनी पूर्ति होनी चाहिए, जितनी मांग होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। मतलब 80 लोगों की डिमांड है, 80 लोगों की पूर्ति हो पाती है, मतलब 20 से पहले ही यहाँ पर संतुलन तय हो जाता है और 20 लोग बेरोजगार होते हैं। ये स्थिति बहुत ही विकट होती है, क्योंकि इससे बेरोजगारी का स्तर बढ़ता रहता है। अब जिन लोगों को काम नहीं मिलेगा, उनको आय नहीं मिलेगी, तो वो मांग नहीं करेंगे, उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तो ये धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में चलने लगता है एक सर्किल, और न्यून मांग यानी कि अविस्फीतिक यानी कि मंदे की स्थिति को लेके आता है। प्रोफेसर कीन्स ने एक्सप्लेन किया है, न्यून मांग वह दशा है जिसमें अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है। मतलब जितनी आवश्यकता है अर्थव्यवस्था को बराबर बनाए रखने के लिए, उससे मांग जब कम होती है तो मतलब होता है एक ऐसी स्थिति सामूहिक पूर्ति जितनी होती है उसकी तुलना में सामूहिक मांग कम है।
उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून मांग। न्यून मांग की तुलना से हमेशा अर्थव्यवस्था में अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब अविस्फीतिक अंतराल क्या होता है कि जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है, जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है, अगर वास्तविक सामूहिक मांग उससे कम हो जाती है तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, कि जितना चाहिए और जितना है, उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम अविस्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। चलिए इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझिएगा कि सामूहिक पूर्ति सामूहिक मांग से जितनी अधिक होती है, यहाँ पर क्योंकि मांग कम है तो भैया पूर्ति तो ज़्यादा हो गई। अब अभी एग्जाम्पल, मजदूरों की पूर्ति 100 है, मांग है 80। वास्तव में मजदूर 100 ही हमेशा होते हैं, लेकिन सर मांग कम हो गई, मतलब पूर्ति ज़्यादा है। तो पूर्ति के ज़्यादा होने से या मांग के कम होने से जो 20 लोग खाली रहेगा, जो 20 मजदूर, वो होता है हमारा अविस्फीतिक अंतराल, जो स्थिति में न्यून मांग की स्थिति को बताता है। तो न्यून मांग हमेशा अर्थव्यवस्था में अविस्फीतिक मांग की स्थिति। अब अविस्फीतिक अंतराल को ही नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, मंदी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया था कि मंदी का मतलब होता है चीज़ों के दाम कम होने लगते हैं, उत्पादकों को घाटा होने लग जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एग्जाम्पल क्या देता हूं यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए उत्पादक की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं। एक उत्पादक एक दिन में 100 यूनिट उत्पादन करता है। कितना यूनिट उत्पादन करता है? 100। उत्पादन करने का मतलब होता है ये उसकी सामूहिक पूर्ति है, और वो 100 की 100 यूनिट मार्केट में बेच देता है, यानी कि ये नॉर्मल टाइम है। ये कौन सी स्थिति है? ये संतुलन स्थिति है। जितना उत्पादन कर रहा है उतना सारा का सारा बिक जा रहा है। अगले दिन भी उसने 100 यूनिट प्रोडक्शन किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है। मांग तब नहीं होता है जब लोगों के पास पैसे ना हो खर्च करने के लिए, उनकी आय कम हो गई हो, या सरकार ने टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया हो, या फिर लोन महंगे हो गए, कोई भी कारण हो, लोगों के पास पैसे नहीं है। लोगों का पैसा ना होने का सीधा मतलब होता है लोग अपने खर्चे कम कर देंगे। खर्चे कम होने का मतलब होता है मांग कम हो जाती है, और मांग कम होने का मतलब होता है उत्पादकों का उत्पादन नहीं बिकेगा, स्टॉक बढ़ा दे। मतलब 100 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, मांग कम होने से 80 यूनिट ही माल बिकी, एग्रीगेट डिमांड 80 यूनिट, तो यहाँ पर 20 यूनिट क्या रह गया? खाली रह गया, स्टॉक बढ़ गया। अगले दिन क्योंकि उसको 100 यूनिट का बना के रखता है, अगले दिन वो 20 यूनिट पहले से रखा हुआ है, वो केवल 80 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। और क्योंकि 80 यूनिट का प्रोडक्शन वो कर रहा है, तो यहाँ पर 20 यूनिट के काम में लगे हुए है वो मजदूरों को नौकरी से निकाल देगा। तो ये मजदूर, मान लो यहाँ पर 5 मजदूर लगे पड़े हैं, घर चले जाएंगे, इनके पास काम नहीं है, तो इन 5 मजदूरों की भी डिमांड कम हो जाएगी। इनके पास भी इनकम नहीं है। अब इन 5 मजदूरों की डिमांड होगी तो 80 + 20 का स्टॉक पहला था, यहाँ पर भी 100 था, लेकिन इस बार जो केवल 70 यूनिट ही बिकी आपको। क्यों? क्योंकि जिनको काम मिल रहा था उनको भी नौकरी चली गई। अब इस बार स्टॉक कितना रह गया? 30। अगली बार वो 80 यूनिट पर बनाता था, अगली बार वो केवल 70 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। मतलब इस बार 10 यूनिट में लगे हुए मजदूरों को फिर नौकरी से निकाल दिया। ये प्रोसेस चलता रहता है, प्रोडक्शन कम होती रहती, लोगों को नौकरी से निकल गई। खाली बैठ के कोई सैलरी नहीं दे सकता, तो लोगों को नौकरियां। तो न्यून मांग की स्थिति एक ऐसी स्थिति, विकराल स्थिति होती है जहां पर धीरे धीरे चीज़ों के दाम कम होते रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, लोगों को बेरोजगार होना पड़ता है, उत्पादन कम होने लगता है। तो एक ऐसा सर्किल आ जाता है कि ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। इसी को बोलते हैं अविस्फीतिक अंतराल या मंदी की स्थिति। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये जो सीधा लाइन देख रहे हैं ये है आपकी सामूहिक पूर्ति, मतलब आय के साथ साथ पूर्ति बढ़ती चली जाती है। और हमारा इस पॉइंट पे ये जो एडी है, यहां पर आवश्यक सामूहिक मांग है, यहां पर होना चाहिए, रिक्वायर्ड है। कितना होगा? तो यहां पर हमारा संतुलन होगा, और ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब सभी लोगों को काम मिल जाएगा। ये होना चाहिए, एक जेंटल सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि सामूहिक मांग जहां होनी चाहिए, सामूहिक मांग उससे नीचे बन गई। तो जो पॉइंट यहां बनना चाहिए था वो पहले ही बन जाता है, यहां पर ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा पॉइंट यहां बनना चाहिए था वो पहले ही बन जाता है, तो इसको बोलते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए गैप कितना आया? ई और जी इसको बढ़ाएंगे तो ई और जी का भी जो स्थिति है, इसके बीच में जो गैप आता है, जितनी मूल्य में कमी हो गई, उसी को हम डिफ्लेशनरी गैप यानी कि अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति कहते हैं। तो इतना सारा गैप आ गया, उत्पादन में कितनी कमी आ गई, ठीक है ना। लोगों की ये जो मजदूरी दर पहले यहाँ था, अब मजदूरी दर में कमी हो गई, तो हर एक चीज़ का नुकसान होता है न्यून मांग की स्थिति में। तो
तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो न्यून मांग की विशेषताएं क्या होती है, अगर समझे, न्यून मांग की दशा में सामूहिक मांग का स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर की आवश्यकता से कम होती है। मतलब जितना मांग होना चाहिए सामूहिक मांग उससे कम होता है। सेकेंड पॉइंट, इस स्थिति में मांग के पर्याप्त ना होने से उत्पादन कम हो जाता है, और उत्पादन कम होने से अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि लोगों से को धीरे धीरे काम से निकाला जाने लगता है। न्यून मांग की स्थिति में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार की स्थिति आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है, और न्यून मांग की स्थिति से अर्थव्यवस्था अपूर्ण स्थिति, रोजगार स्थिति, जो कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मंदे की स्थिति पैदा करता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। सामूहिक पूर्ति आवश्यक मांग में जितनी अधिक होती है उसी को अवस्थितिक अंतराल कहते हैं, यानी कि जितनी आवश्यक है मांग उससे कम हो, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम जो है अवस्थितिक अंतराल के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे इसके कारण क्या है, रीज़न क्या है। जैसे कि मैंने बताया, रीज़न एक ही है, अगर लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं, लोगों की आय कम हो जाती है, और लोगों की आय कम होने के कई सारे रीज़न हैं। जैसे सरकार द्वारा करेंसी की पूर्ति में कमी करना, जिससे मुद्रा पूर्ति में कमी होती है। किसमें कमी होती है, मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, और मुद्रा पूर्ति में कमी होने से धीरे धीरे लोगों के पास पैसों की कम होने लगते हैं, उनकी आय भी कम होने लगता है। सेकेंड, बैंक दर में वृद्धि। बैंक दर में वृद्धि होने से लोन महंगा हो जाता है, और लोन जब महंगा हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेना भी चाहते हैं लेकिन महंगा लोन वो नहीं ले पाते हैं। जब लोन नहीं लेंगे तो अर्थव्यवस्था में पूर्ति कम हो जाती है। करों में वृद्धि हो जाती है, जब सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं तो लोगों की आय का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता है। ऐसे में लोगों की जो क्रय शक्ति होती है, परचेजिंग पावर है, वो कम हो जाती है। जब पैसा एक बड़ा भाग टैक्स के रूप में चला जाएगा तो खर्च क्या करेंगे, कुछ तो सेविंग भी करनी है। नेक्स्ट, सार्वजनिक मांग में कमी होना। सार्वजनिक मांग यानी कि सरकार के द्वारा पब्लिकली जो डिमांड होती है, जो उत्पादन के लिए होता है, जो निर्माण के लिए होता है, वो भी कम हो जाती हैं। बचत प्रवृत्ति, लोगों की बचत प्रवृत्ति में कमी होती है, लोग खर्च से ज़्यादा बचाने पर ध्यान देने लगते हैं। निर्यात में कमी होती है। इन सभी चीज़ों से ये होता है लोगों की आय स्तर इफेक्ट होती हैं। जब लोगों की आय में कमी होती है तो ऑटोमेटिक वो वस्तुओं की मांग में कमी कर देंगे, और मांग में कमी होने से न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ये स्थिति उत्पन्न होने से क्या प्रभाव पड़ता है, अगर अर्थव्यवस्था में न्यून मांग के प्रभावों को समझना चाहे तो ध्यान में रखिएगा, इसके प्रभाव होते हैं उत्पादन पर, रोजगार पर और कीमतों पर। तीनों प्रभावों को पॉइंट टू पॉइंट समझिए। सबसे पहला है उत्पादन पर प्रभाव। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, न्यून मांग क्योंकि मांग नहीं है, और मांग नहीं है तो माल बिकेगा नहीं, और माल बिकेगा नहीं तो उत्पादन करता उत्पादन क्यों करेगा। तो न्यून मांग की सबसे पहली स्थिति यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन घट जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी उसकी उत्पादन क्षमता होती है वो उस क्षमता पर उत्पादन नहीं कर पाएंगे, और उत्पादन नहीं होगा तो उत्पत्ति के साधनों का उपयोग भी नहीं होगा, उसका उत्पत्ति के साधनों का उपयोग नहीं होगा। जो उत्पत्ति के साधन प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी आय भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे आय स्तर कम होने लगता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जब उत्पादन ही नहीं होगा तो इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि उत्पादन पे लगे हुए लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में रोजगार की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, रोजगार। इससे में धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ने लगती है, और जो बेरोजगार होंगे क्योंकि उनके पास काम नहीं है वो मांग में कमी कर देंगे, और मांग में कमी होने का सीधा मतलब होता है कि चीज़ों की कीमतों में कमी हो जाएगी, और वस्तु की कीमतों का कम होने का सीधा मतलब होता है कि उत्पादकों के लाभ में कमी हो जाती है। और जब भी उत्पादकों को लाभ में कमी होती है तो सीधी बात है, जब मार्जिन कम हो जाता है उत्पादक और ज़्यादा उत्पादन कम कर देते हैं, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो जाती है और एक विकट स्थिति। तो यहाँ पर मंदी यानी कि न्यून मांग यानी कि अविस्फीति अंतराल अर्थव्यवस्था में किसी भी हाल में सही नहीं है, क्योंकि इसका तीन तरफा प्रभाव पड़ता है। उत्पादन खत्म हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, लोगों के कीमतों वस्तु की कीमत इतनी कम हो जाती है कि मार्जिन या लाभ में कमी होती है। कभी कभी लगता है, कुछ लोग कहता है कि यार इस कीमतें सस्ती हो गई, वस्तु की जो है कम कीमतें कम हो गई तो सही है, लेकिन ये किसी भी हालत में सही नहीं होता है, क्योंकि एक बार में कीमतें से अगली बार आपकी नौकरियां चली जाएंगी। अब बात यह है कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा सकते हैं। बेसिकली तीन कैटेगरी बांटते हैं,
एक राजकोषीय उपाय जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, मौद्रिक उपाय जो कि देश की केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा कुछ और अन्य उपाय भी हैं जिसको ठीक न्यून मांग को ठीक करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजकोषीय उपाय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय उपाय के अंतर्गत जो सरकार होती है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अपनी राजकोषीय नीति बनाती हैं और ये बजट संबंधी नीति बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बजट संबंधी नीति होती हैं। इस नीति के अंतर्गत सरकार क्या किसका प्रयोग करती हैं, कर का प्रयोग करती हैं, सार्वजनिक व्यय का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण का प्रयोग किया जाता है न्यून मांग को कम करने के लिए। अब बात यह इन सब का प्रयोग कैसे होता है। सार्वजनिक व्यय, देश में अगर न्यून मांग है इसलिए है कि लोगों के पास आय की कमी है, तो आय में वृद्धि करने के लिए सरकार के द्वारा अपने व्ययों को बढ़ाया जाता है, कंस्ट्रक्शन के काम कराए जाते हैं, कई तरह की पॉलिसी ली जाती है ताकि सरकार के व्यय बढ़े और लोगों की आय बढ़े। तो लोगों का पैसा जाएगा तो अपने पैसों का प्रयोग वो अपनी ज़रूरत पर खर्च करेंगे तो मांग बढ़ जाएगी। दूसरा होता है करारोपण, टैक्स। मांग कम है इसलिए क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे इसलिए नहीं है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा टैक्सों में कमी की जाती है, सरकार के द्वारा टैक्स में कमी की जाती है जिससे लोगों के पास पैसे ज़्यादा बचते हैं और मांग बढ़ा देते हैं। सार्वजनिक ऋण, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की बढ़ाने के लिए, लोगों की आय स्तर में बढ़ाने के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है और व्यय बढ़ाने के लिए सार्वजनिक ऋण की मात्रा में भी क्या किया, सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण की मात्रा में कमी की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है घाटे का भी, सरकार के द्वारा घाटे का, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कमी नहीं की जाती है, सार्वजनिक की मात्रा में वृद्धि की जाती है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, सॉरी, वृद्धि की जाती है क्योंकि व्यय बढ़ेगा तो सार्वजनिक ऋण बढ़ेगी और सरकार के द्वारा घाटे का बिट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि खर्च ज़्यादा बढ़ाने हैं। इनकम के कंपेरिजन में खर्च जब बढ़ जाएंगे उसी को घाटे के बजट के रूप से जानते हैं। दूसरा है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का प्रयोग केंद्रीय बैंक यानी कि भारत की भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है और मौद्रिक नीति के अंतर्गत कई प्रकार की रीतियों का प्रयोग होता है, जैसे बैंक दर। बैंक दर वह दर होता है जिस दर केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंक को ऋण दिया जाता है, तो बैंक दर में कमी की जाती है। बैंक दर में कमी होने से व्यापारिक बैंकों के ब्याज दर में भी कमी हो जाती है जिससे लोग ज़्यादा लोन लेंगे और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा ओपन मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है, क्रय कर लिया जाता है वापस। ऐसे में सरकार के पास प्रतिभूतियां आ जाती हैं और पैसे अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं और मांग में वृद्धि होती है। नगद कोष अनुपातों को कम किया जाता है। नगद कोष अनुपात वह अनुपात होता है जिस पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी जमा का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। मान लीजिए व्यापारिक बैंकों ने 1000 रुपये जमा हुआ तो 10% CRR है, तो 1000 में 100 रुपये जो है RBI के पास जमा रखना है, उनके पास बचेगा 900। अगर न्यून मांग की स्थिति में है तो इस दर को कम कर दिया जाएगा, तो 100 की जगह कितना रखना पड़ेगा, 90, यानी कि सरकार के पास केंद्रीय बैंक के पास कितना बचेगा, 920 रुपये, 20 रुपये बढ़ जाएगा। सामाजिक तरलता अनुपात भी वही है, एक ऐसा दर होता है जिस दर पर प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास ही उस जमा का निश्चित भाग जमा करके रखना पड़ता है, उसका व्यापार नहीं होता है। तो न्यून मांग की स्थिति में भी SLR को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और उपाय होते हैं। ऋणों की सीमांत आवश्यकता में कमी कर दी जाती है। साख की राशनिंग, मतलब जो कि व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता है उसकी जो लिमिट होती है उसकी जो क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है ताकि वो न्यून मांग को कंट्रोल करने के लिए काम करे। तमाम उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय हैं। आयात निर्यात नीति, सरकार के द्वारा आयातों को कम करके निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया। निर्यात जितना ज़्यादा होगा आय का स्तर भी उतना ज़्यादा होगा। समर्थन मूल्य की नीति, सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया जाता है ताकि जो किसानों को उनकी उपज पर अधिक से अधिक दाम मिल सके। मजदूरी नीति को सही किया जाता है, मजदूरों की दर को बढ़ाया जाता है ताकि उनकी आय स्तर को बढ़ाया जा सके। ये तमाम उपाय हैं जिससे अर्थव्यवस्था की मंदी की स्थिति को कम किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये डाउट हो रहा है, यहाँ पर ये परेशानी हो रही है, चाहे वो आप इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कॉन्टेक्ट करें,
यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देगा बेटा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।